Okay, question number 28. The ions of transition elements form complexes by reacting with ligands. पहले तो उसने complex और ligands की definition तुमसे पूछी है. I expect आपने ये याद कर ली होगी. याद है किसी को? क्या होता है complex? Formed when ligands form dative bonds with metal atom या ion. ठीक है? और ligand क्या होता है? कोई भी पार्टिकल जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यूज करके डेटिव बॉन्ड बनाता है विद मेटल एटम और आयन. अ पार्टिकल व्हिच फॉर्म डेटिव बॉन्ड forms dative bond with metal atom or ion using lone pair. ये एक या एक से ज्यादा भी यूज कर सकता है. ठीक है, चलो. So a particle which form dative bonds लिखेगा with metal atom or ion which अच्छा dative bond या bonds एक से ज्यादा भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. उसने कहा टू कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय कॉपर आर. एक तो वाटर के साथ है जिसमें 6 वाटर लैगिन है और एक क्लोराइड के साथ है इसमें 4 क्लोराइड है. ड्रॉ द 3 डायमेंशनल डायग्राम्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द बॉक्सेस. याद दिलाइए मुझे, जब 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड होते थे तो शेप कौन सा बनता था? शेप कौन सा बनता था? ऑक्टाहेड्रल. और जब 4 बॉन्ड करते थे तो उसके अंदर 2 पॉसिबल शेप्स होते थे, एक टेट्राहेड्रल और एक ट्राइगोनल प्लैनर. आप लोगों को ट्राइगोनल प्लैनर कह रहा हूं, स्क्वायर प्लैनर. आपको ये याद होना चाहिए. मैंने कहा था क्लास में आप लोगों को कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस में याद होने चाहिए. तो कॉपर का जो क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स होता है उसका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल. ठीक है, तो इधर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना देंगे जिसमें 2 सेम प्लेन में होते हैं, 2 वाटर आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, 2 इनटू द प्लेन. अच्छा, इस बात का ध्यान रखना कि आप ऐसे बनाएंगे कि एग्जामिनर को ये साफ दिखाई दे कि ऑक्सीजन बॉन्डेड है कॉपर से, हाइड्रोजन नहीं है. तो कभी कभार हम कैजुअली बना देते हैं ना, हम H इधर लिख देते हैं, O इधर लिख देते हैं. अब आप लिख तो देते हैं बट एग्जामिनर को लगता है कि आपने H को बॉन्ड किया है. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये शो करना है कि O बॉन्डेड है और पूरे पे चार्ज 2+. ठीक है, क्लोराइड के लिए टेट्राहेड्रल शेप. टेट्राहेड्रल शेप आप लोगों ने AS में भी बनाया था, 2 सेम प्लेन में, एक आउट ऑफ द प्लेन, एक इनटू द प्लेन. टेट्राहेड्रल. ठीक है, ये मैं आप लोगों को फाइल सेंड कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर लेके अभी आप अपने पास कर लें और साथ साथ कोशिश करें कि खुद भी करते जाए. लाइटें पूरी जला लो ना, ये वाली भी जला लो, अंधेरा हो रहा है. ठीक है, हाँ. ओके, चलिए, ये क्लियर है क्या? आइए अब अगले पार्ट पे. अब उसने कहा हुआ है प्लैटिनम फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. अच्छा, इसने खुद ही बता दिया, हालांकि आपको याद होना चाहिए ये, क्योंकि ये एग्जांपल हमने पढ़ी हुई है. इन विच 4 ligands आर इन द सेम प्लेन. There are 2 isomeric complexes with formula this. Suggest the structure of these 2 isomeric complexes and compare with the similar type of isomerism in organic chemistry. Suggest the type of isomerism shown. बेटा आप याद करें, स्क्वायर प्लेनर में मैंने आपसे कहा था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो सिस ट्रांस. ठीक है, तो आपको एक सिस बनाना है और एक ट्रांस बनाना है. इसमें सिस ट्रांस कैसे बनेगा? सिंपल, आप सेंट्रल एटम लिखेंगे, उसके अंदर आप चारों को यूं बना दें. देखो, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर है ना, सारे सेम प्लेन में, ये आप यूं बना दें. तो ये कौन सा हुआ जिसके अंदर सेम लिगेंड्स ऑपोजिट लगे हुए? आइसोमर नंबर 1 सिस है या ट्रांस है? बेटा ऑपोजिट लगे हुए हैं ना,
तो ये ट्रांस आइसोमर है, जिसके अंदर सेम लाइगेंड ऑपोजिट लगा हुआ होता है, वो ट्रांस होता है। और इसका सिस आइसोमर क्या होगा, ये ट्रांस है, गलत लिखा हुआ है, अभी इसको सही कर देता हूँ। और इसका सिस आइसोमर क्या होगा, सिस आइसोमर में ये एडजेसेंट लगे हुए होते हैं, एडजेसेंट, ये इसका ये सिस आइसोमर है, ठीक है। तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ कोर्स है सिस ट्रांस, सिस ट्रांस। अच्छा, मुझसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम यूं बना दें इसको, मैं आपको बताता हूँ, सिस ट्रांस या इसका जो ब्रॉडर वर्ड है वो ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक में दोनों आ जाते हैं ना, सिस ट्रांस एंड ऑप्टिकल, तो इसका ब्रॉडर वर्ड है बट स्पेसिफिक वर्ड सिस ट्रांस है। अच्छा, अब देखें, मुझे एक बच्चे ने मुझे कहा सर मैंने यूं अगर बना दिया, दो आउट इनटू द प्लेन, दो आउट ऑफ द प्लेन, मैं यूं बनाकर आ गया, तो वुड दैट बी रॉन्ग? नहीं, दैट वुड नॉट बी रॉन्ग। यानी उसकी आप दोनों अलाउड करेगा एग्जामिनर। यानी अगर तुमने यूं बनाया ना, इसके अंदर तुमने दो Cl यूं लगा दिए और दो NH3 यूं लगा दिए, तो ये अभी भी ट्रांस है, ये यूं भी बना सकते हैं, ठीक है। आप इसको सेम प्लेन में भी दिखा सकते हैं और इन एंड आउट भी दिखा सकते हैं, एग्जामिनर दोनों एक्सेप्ट करेगा। बट ये ज्यादा आसान है ना बनाना, जरूरत क्या है इसको। अच्छा, अब आप यानी ये भी कुछ लोगों के दिमाग में नहीं घुसती बात के ये दोनों ही बातें सही हैं, ये सेम प्लेन में भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लेन में भी हो सकते हैं। कैसे? डिपेंडिंग ऑन द प्लेन दैट यू टेकन। देखो, अब ये इस तरह से है ना कि अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में लें किसी चीज को, अब देखें फॉर एग्जांपल ये हाथ है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ये सेम प्लेन में है, लेकिन वर्टिकल में अगर मैं देखूंगा तो इन एंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप वही चीज प्लेन पे डिपेंड करती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ डब्बे के अंदर, ये मैंने यूं किया हुआ कि चारों एक ही प्लेन में, ये मैंने वर्टिकल प्लेन लिया हुआ है, तो वर्टिकल प्लेन में चारों वर्टिकली एक ही प्लेन में है। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लूं, यानी प्लैटिनम का क्रॉस समझो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो फिर दो इन और क्या हो जाएंगे, दो आउट, समझ रहे हो, तो वो हाँ बस, तो आप इसको दोनों ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जामिनर आपको दोनों अलाउ कर देगा, ठीक है। बट सबसे आसान तरीका ये है, इसको ये ड्रॉ करो, जरूरत ही नहीं है दोनों करने की। चलो भैया इधर देखते हैं, कॉपर फॉर्म टू। अच्छा चलिए, copper forms two series of compounds, one containing copper 2 ions and the other containing copper 1 ions. Complete the electronic configuration. अच्छा, कॉपर के अंदर होता है 29 इलेक्ट्रॉन, याद है? तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन अगर याद नहीं आया ना एग्जाम में, पहले कॉपर की लिख लेना। कॉपर थोड़ी अनयूजुअल होती है, याद है? आर्गन 4s1 3d10, कॉपर के अंदर 4s1 3d10 होता है। तो अगर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो 3d9 हो जाएगा ना, एक निकलेगा 4s में से और एक निकलेगा 3d में से, तो ये 3d9 हो जाता है। कॉपर की होती है 4s1 3d10 और कॉपर 1 में से 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3d10। कॉपर और क्रोमियम दे शो स्लाइटली अनयूजुअल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक दफा आपको याद दिला दूं, कॉपर की होती है, कॉपर कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 4s1। अच्छा, अब इसका अगला पार्ट, यूज दिस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्लेन व्हाई कॉपर 2 salts are usually colored, guys। now और नीचे लिखा हुआ है कॉपर 1 salts are usually colorless। हाँ जी, कितने कितने मार्क का, ये 5 मार्क का पूरे पार्ट्स है ना, तो समझो 2 पार्ट हो गए, तो ये आपके 2 मार्क्स, तो ये टोटल 3 मार्क का सवाल है। यानी अब जो बच गए हैं 2 पार्ट, वो 3 मार्क का सवाल है। अच्छा, क्या आंसर करोगे तुम में समझो, आंसर कौन लिख पाएगा इसका कि ये यूजुअली कलर्ड क्यों होते हैं? 3d9 है ना, 3d9 है कि जब स्प्लिटिंग होगी तो एक जगह खाली होगी ना, इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये 3d9 में स्प्लिटिंग हो गई। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि भाई स्प्लिटिंग तो कॉम्प्लेक्स कौन सा बना है। आपको याद होगा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग डिफरेंट होती थी। तो अगर फॉर एग्जांपल स्प्लिटिंग हो गई, ऐसे स्प्लिटिंग हो गई, तो 3d9 का मतलब ये हुआ कि एक जगह खाली है ना इलेक्ट्रॉन के जंप करने की, तो आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाएगा। याद है हमने कहा था जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, जब कलर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो कलर रिमूव हो जाता है। लेकिन जिसमें 3d10 है, अब अगर उसमें स्प्लिटिंग हो भी जाएगी 3d10 में, तो जंप करके जाएगा किधर वो, इसके तो पूरा भरा हुआ है, तो जगह ही नहीं है उसके कहीं जाने की,
तो 3d10 का मतलब है कि जंप करके जब वो जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है ट्रांजिशन टू अकर फॉर इलेक्ट्रॉन टू, तो इसका मतलब है कि वो व्हाइट लाइट को अब्सॉर्ब ही नहीं करते, पूरी व्हाइट लाइट अपने थ्रू जाने देते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर ड्यू टू इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, जी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल in Cu2 plus, electrons can excite by absorbing any color, ठीक है, of energy equal to energy gap between splitted d orbitals. D orbital, and that color is removed. ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकते हैं, लेकिन उधर क्या होगा, उसके अंदर in copper 1 the d orbital is completely filled, so electrons cannot excite, hence all white light passes through. ठीक है, electrons cannot excite because the orbital is filled, is completely filled. So all white light passes through. समझ गए? देखना कैसे समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तो यार कंप्लीट हो गया, आप आ जाओ। अच्छा ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था ना, ये मार्च 22 वाला आई थिंक कराया था, मुझे याद आ रहा है। पूरा करा दिया था ये वाला, ये भी कराया था। ये रिएक्शंस ये नहीं कराया था, ये कराया था नहीं कराया था। ठीक है चलो अब देखो, ये जरा एक क्वेश्चन है इसका, ये जून 22 पेपर 41, इसका पार्ट डी पे में आ रहा हूँ। पार्ट सी कराया था, हाँ नहीं ये क्वेश्चन ही नहीं हुआ। चलो फिर पूरा क्वेश्चन करते हैं। जून 22 वेरिएंट 41, वेरिएंट 41, ठीक है। डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट, अब तक याद हुई है डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की? क्या डेफिनेशन है लड़की? तुमने वही किया जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया था कि ये मत करना। बिल्कुल भी ये डेफिनेशन नहीं है इसकी। At least one of its stable oxidation state with incomplete d orbital। ये सबसे कॉमन गलती है जो तुम लोग करते हो। पहले दिन मैंने आपको बताई थी कि ये सबसे कॉमन गलती है, लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोस व्हिच आर incomplete d orbitals। इसमें एक जुमले का इजाफा होगा, with at least one of its stable ion या stable oxidation state with incomplete d orbital। ठीक है, so an element that forms at least one of its stable oxidation states ion, ठीक है, ion with incomplete d orbital। ओके अच्छा, मेरी हमेशा आदत है मैं थोड़ी ज्यादा चीजें जरूर लिखता हूँ। आई जस्ट मेक श्योर आई पुट एवरीथिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप इसको शॉर्ट में यूं लिख सकते थे, डी ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया है कि ये डी ब्लॉक होते हैं। बस आप ये लिख देते एलिमेंट दैट फॉर्म्स एटलीस्ट वन ऑफ इट्स स्टेबल आयन विद इनकम्प्लीट d orbital। ठीक है, ये की लाइन है
स्टेबल आयन या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट विद इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। ओके, अच्छा मैंने आपको कहा था कि जून 2022 ऑनवर्ड्स सिर्फ तुम्हें दो ऑर्बिटल ड्रॉ करने के लिए आएंगे, या तो C2 या फिर XY। तो आप इन दोनों को याद कर लें। C2 का शेप याद है, आप Z एक्सिस पे एक ये डंबल बनाते हैं और उसके अराउंड एक लूप करके सर्कुलर रीजन इस तरह से आप बनाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैग्नीज। देखो आप ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, इसके अंदर डाटा बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको खुद से आंसर करना है। उसने कहा मैग्नीज पेरोक्साइड एक्ट्स एज अ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट इन डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। व्हाट इज मेंट बाय हेटेरोजेनस कैटलिस्ट? और उसने फिर 3 मार्क का सवाल किया हुआ है, डिस्क्राइब द मोड ऑफ द एक्शन ऑफ द हेटेरोजेनस कैटलिस्ट इन अ रिएक्शन। देखो ये जो थ्योरी के आंसर्स होते हैं ना, ये तुम लोग बड़े इसके आंसर ऐसे लिखते हो, या तो तुम पॉइंट मिस कर जाते हो या वेग लिखते हो, तो इनके इसीलिए ट्रांजिशन में ये थ्योरी का जवाब जरा आपको सिखा रहा हूँ। पहला पार्ट तो सबको एक्सपेक्ट आता होगा, व्हाट इज अ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट? फेज, शाबाश। देन द रिएक्टेंट्स, the reactants and catalysts have different phase. Describe the mode of the action of heterogeneous catalyst in a reaction. मैंने आप लोगों को पूरी थ्योरी लिखवाई थी, जरा याद दिला दो। मैंने कहा था पहले रिएक्टेंट पार्टिकल जाके एडसॉर्ब होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, उससे क्या होता है, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स वीक होते हैं और आपस में कांटेक्ट में जाते हैं रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट के बॉन्ड्स बनते हैं। जब प्रोडक्ट के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो डीसॉर्ब करता है और डीसॉर्ब करके रिलीज कर देता है, ठीक है। इसको लिखना आपने ऐसे, पढ़ लीजिए। द रिएक्टेंट बॉन्ड्स आर एडसॉर्ब्ड एट द सरफेस of catalyst resulting in weakening bonds and product bond form. Products are then desorbed. एक मार्क एब्जॉर्प्शन का एट द सरफेस, दूसरा मार्क बॉन्ड वीक होके प्रोडक्ट बॉन्ड बनने का, और तीसरा मार्क डिसॉल्व का। सर जी बेटे। ये वाला क्वेश्चन वर्कशीट में है? नहीं, आपकी वर्कशीट में जो मैंने आप लोगों को दी उसमें ये नहीं है, ये अलग है, दूसरी वर्कशीट। आई विल सेंड यू द सॉफ्ट कॉपी ऑफ इट। ओके सर। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। चल भी मैग्नीज 6 ऑक्साइड can be made by treatment of KMnO4 with concentrated sulfuric acid. अच्छा, Mn2O7 अच्छा readily decomposes at room temperature to form manganese peroxide and a colorless diatomic gas. Construct equations for both the reaction described. Now, there is a point to it. You need to understand कि बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर इसके लिए तो डाटा बुकलेट की जरूरत है। सो आई टोल्ड यू बिफोर के जो 23 ऑनवर्ड्स पेपर थे तो उसमें तो डाटा बुकलेट अवेलेबल नहीं थी, बट ये 22 का पेपर है, तो 22 के पेपर में डाटा बुकलेट अवेलेबल थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो तुम्हारे पास ये वाला है ना, उसने कहा है मैग्नीज कैन बी, नहीं 22 में भी नहीं थी, 21 तक में थी। तो खैर एनीवे, अभी देखो इसको हम करते हैं। इसके अंदर तुम्हें देखो, ये तुमने MnO4 वाली इक्वेशन कि याद है, हमने बहुत दफा इक्वेशन यूज कर चुके हैं, MnO4 प्लस H प्लस, रिमेंबर, फॉर्म्स MnO2 प्लस वाटर। ये देखो ये दो इक्वेशन है जो मैं बच्चों से सजेस्ट करता हूँ कि आप ना इसको याद कर लें, एक MnO4 वाली, ये MnO4 वाली, और एक Cr2O7 वाली। ये इसलिए क्योंकि ये बड़े कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आप O लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इस्तेमाल होता है।
ठीक है। सो इसके लिए उन्होंने क्या कहा हुआ है, देखो एक चीज उसने कहा हुआ है पहले तो कि मैंगनीज 7 ऑक्साइड कैन बी मेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ KMnO4 विद सल्फ्यूरिक एसिड। उसने कहा हुआ रेडिली डिकम्पोजेड एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म मैंगनीज 4 ऑक्साइड एंड अ कलरलेस गैस। दोनों की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। पहले वाले की इक्वेशन तो आप मोरलेस याद, बच्चों को, काफी बच्चों को तो हो ही जाती है। तो ये KMnO4 है, MnO4 के स्पेक्टेटर होता है एक्चुअली, प्लस H2SO4। अब इसके अंदर उसने खुद ही बताया हुआ तुम्हें क्या बन रहा है। देखो इसके आयनिक भी लिख सकता था मैं, लेकिन पहले तो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। उसने कहा हुआ है कि KMnO4 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया और उसने क्या बनाया है, Mn2O7। ये तो वो है ना जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, Mn2O7 प्लस। अब बैलेंस करना पड़ेगा ना इसको, तो आप कॉमन सेंस यूज कीजिए, उसके साथ और क्या बनेगा जी। अब इसमें पोटेशियम का भी तो कोई कंपाउंड बनेगा ना, क्योंकि Mn का कंपाउंड तो बन गया। एग्जैक्टली तो सर ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, पोटेशियम सल्फेट बनेगा। अब बच्चे कहते हैं यार हमने तो नहीं पढ़ा ये, यार नहीं पढ़ा, लेकिन अब A2 के लेवल पे आप इतना दिमाग तो चलाएंगे कि अगर एक Mn का सॉल्ट बन गया है तो फिर दूसरा जाहिर है पोटेशियम का बनेगा। ठीक है। और आप इसको अभी भी एक और चीज भी लिखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अभी तक हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड नहीं आया, तो हाइड्रोजन बैलेंस कैसे होगा। तो फिर उसके लिए आपने H प्लस तो रिएक्टेंट में है ना, प्रोडक्ट में H प्लस, तो फिर वाटर। अब ये तुम कहोगे कि सर ये आपको कैसे पता चलता जा रहा है। अब बहुत हद तक आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस इन दिस। देखो पहले तो एक प्रोडक्ट उसने तो वो खुद दे दिया, इसके बाद वो आपको चाहता है कि आप अपना दिमाग लगाएं। पहली वाली लाइन वापस पढ़ो, उसने कहा कि ये जो Mn2O7 है कैन बी मेड बाय ट्रीटिंग KMnO4 विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन नंबर 1। अब उसने दूसरा कहा हुआ है कि देन डीकंपोज, दूसरे का तो खैर आगे काम होगा, अब रिएक्शन नंबर लिखना है। तो मैंने एक प्रोडक्ट लिखा Mn2O7। अब मैंने देखा यार पोटेशियम का तो कंपाउंड ही नहीं बना, तो जाहिर है पोटेशियम रिप्लेस करेगा उसको, तो फिर सल्फेट बनेगा। फिर मैंने देखा यार हाइड्रोजन का तो कोई नहीं है प्रोडक्ट, वो बैलेंस कैसे करूंगा। हाइड्रोजन का जब नहीं होता तो वाटर इंटरनेशनल चीज है, बस पानी लगा दो। ठीक है, जब हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है उसमें पानी लगा दो। ठीक, चलो बैलेंस देख लो है कि नहीं है, बैलेंस होना भी जरूरी है। आई थिंक बैलेंस है, चेक कर लो एक दफा बैलेंस है, कभी बार मिस हो जाता है मुझसे बैलेंस है। सेकंड इक्वेशन अब तुम लोग मुझे लिखो क्या है। अब उसने तुम्हें कह दिया है कि रूम टेम्परेचर पे मैंगनीज 4 ऑक्साइड बन रहा है और कलरलेस गैस बन रही है। पहले मैंगनीज 4 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MnO। बेटा देखो ये जो ब्रैकेट में होता है ना 4, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो अगर तुम MnO कह रही हो तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा Mn का, वो तो मैंगनीज 2 ऑक्साइड हुआ। MnO4 में तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो Mn का, +8 हो जाएगा। और MnO2, सर MnO2 होगा ना, MnO2 के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो Mn2O7 ब्रेक्स टू, ये MnO2 होगा, MnO2। अब कलरलेस गैस कौन सी बनाओ, सिंपल, पर ऑक्सीजन के अलावा कोई हो नहीं सकती ना, वरना तो बैलेंस ही नहीं होगी। कोई भी और गैस बना दोगे तो बैलेंस कैसे करोगे इक्वेशन को। तो कॉमन सेंस की बात है कि ऑक्सीजन होगी। इसमें नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, उसमें लिखा हुआ रेडिली डिकम्पोजेस। तो डिकम्पोज का मतलब आप उसी को हीट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, और O2 नहीं, और भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी डालेंगे, लेकिन वो फिर आप कैसे डालेंगे क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर नहीं है ना। तो इस तरह से तो ये सवाल जो है ना, वो बहुत सारे लोग जो हैं जब इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है ना, वो अपने टीचरों को कोसने लगते हैं। वो कहता है हमारे टीचर ने हमें कोई नहीं पढ़ाई। भाई ये कोई भी नहीं पढ़ाता, सिलेबस में ही नहीं है, तो कॉमन सेंस यूज करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, ये रिएक्शन सबको समझ में आ गए। अगले वाले मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग खुद इसको करेंगे। तो aqueous manganese 2 ions show similar chemical properties to aqueous copper 2 ions। ठीक है, when reacted separately with NaOH। अब देखिए उसने एक एनालॉजी क्रिएट की है। आप याद करें जब मैं आप लोगों को ट्रांजिशन पढ़ा रहा था तो मैंने बार बार कहा था हमारे सिलेबस में कॉपर 2 के रिएक्शंस हैं।
और कोबाल्ट 2 के रिएक्शंस हैं। अब इसने चालाकी ये की कि आपको पहली लाइन में लिख दिया कि ये बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कॉपर 2 करता है, तो हम बैक एंड पे कॉपर 2 ही सोच रहे होंगे, लेकिन आंसर के अंदर कॉपर 2 की जगह Mn2 लिख देंगे, बस रिप्लेस कर देंगे। तो आप लोगों को थॉट प्रोसेस आपका ऐसे चलेगा कि कॉपर 2 आयंस जब हमने कहा था एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता था, याद है, ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि इसका, अच्छा उसने ये कह दिया कि उसका Mn का कॉम्प्लेक्स भी दे दिया, तो बस कॉपर की इक्वेशन मैंने तुम लोगों को लिखवाई थी। देखो मैं कॉपर की लिख रहा हूँ, मैं बाद में Mn डाल दूंगा, तुम लोग अभी कॉपर नहीं लिखो, मैं कॉपर की लिख रहा हूँ। मैंने तुम लोगों को क्या लिखा था, प्लस OH, और OH भी कितने 2, मैंने कहा था ये हटते हैं तो उसकी जगह बन जाता कॉपर हाइड्रोक्साइड और इसके साथ वाटर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, बस तुम लोग क्या करो, कॉपर हटा के Mn कर दो, बाकी पूरा किस्सा बोल दो, प्रोडक्ट साइड पे भी कॉपर हटा के Mn हो जाएगा। कौन से टाइप का रिएक्शन है ये, प्रेसिपिटेशन भी कहला सकता है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन भी कहला सकता है और ये लैगिन एक्सचेंज भी कहला सकता है। ठीक है, चलो अब दूसरा तुम लोग लिखवाओगे मुझे। बनाने की कोई है कि जब ये जो Mn का कॉम्प्लेक्स एक्वा HCl के साथ MnCl4, शाबाश, और Cl, 4 Cl आते हैं ना, तो MnCl4 2 माइनस प्लस लैगिन एक्सचेंज रिएक्शन, ये तो टिपिकली लैगिन एक्सचेंज है। अच्छा ऊपर वाले को मैंने प्रेसिपिटेशन इसे प्रेफर किया है क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, तो असल में जो लैगिन एक्सचेंज होता है ना उसमें रिएक्टेंट साइड पे भी सोल्यूशन होता है, प्रोडक्ट साइड पे भी सोल्यूशन होता है, तो क्योंकि उधर सॉलिड बन रहा है इसलिए पहले वाले को प्रेसिपिटेशन लिखो। तो सेकंड प्रायोरिटी आप गलत हो जाएगा इस केस में क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी प्रेसिपिटेशन है। नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा क्योंकि आपको उसके अंदर प्रेसिपिटेशन, असल में प्रोडक्ट के अंदर सॉलिड बन रहा है ना, इसलिए तो मार्किंग की है, देखो क्या करो। और तीसरा डीप्रोपोर्शनिंग, हाँ वो क्योंकि रिडॉक्स इसमें नहीं करेगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट। अब ये है जून 22 वेरिएंट 41 क्वेश्चन 4, जून 22 वेरिएंट 41 क्वेश्चन 4। अच्छा भाई तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 3d orbitals in an isolated Fe ions are degenerate। क्या समझाया था मैंने आपको, व्हाट आर degenerate d orbitals? सारे जो d orbital के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही एनर्जी पे होते हैं, all the electrons of d orbital are at the same energy level, उसको कहते हैं degenerate d orbitals। इसने कहा है complete the diagram to show the splitting of 3d orbital energy levels in an isolated Fe2 plus 2 plus ही है ना 2 plus and when Fe2 plus forms an octahedral complex। सर जब वो आइसोलेटेड होता है तो सारे 10 इलेक्ट्रॉन यानी 5 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, ठीक है ना। अच्छा डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे Fe2 प्लस के, पहले तो ये निकाल लो ना जरा, एक दफा ये भी रिकॉल करें ना, डी में आयरन में होता है 26, तो 26 का मतलब है आर्गन 3d6 4s2, तो Fe2 प्लस के अंदर कितने होंगे, आर्गन 3d6। ठीक है, ये भी तो जरूरी है ना कि आप पहले Fe2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन बनाएं। अब जब ये आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड के अंदर ये 6 के 6 याद है ना ऑर्बिटल्स। ऑक्टाहेड्रल में मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, ये कैसे स्प्लिट होते हैं। ऑक्टाहेड्रल में जो अलोंग द एक्सिस होते हैं वो हायर एनर्जी पे चले जाते हैं
और जो बिटवीन द एक्सेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, लोअर एनर्जी पे। याद आ रहा है? आप इसको ये बना के दिखाओ, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दूं। जरा केस टैप के भी तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूं, इसमें एक दो बहुत टेढ़े सवाल है केस टैप के, अभी कराता हूँ मैं आपको। एक दो तो मुझे याद है, बच्चों से होते ही नहीं है। मैं मॉक वॉक में जब भी देता हूँ, एग्जाम में देता हूँ, वो नहीं कर पाते लोग। बेटा मेरे लिए जरा एक गिलास पानी ले आओ। या तुमसे क्या करा सर, मैंने गिलास ठंडा पानी दे। ठीक है, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट। बेटे अभी नहीं है, इस वक्त इधर नहीं है। उसने तो हमें सिर्फ ये कहा है ना क्वेश्चन में, टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर शो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर भी देंगे कोई एडिशनल मार्क्स नहीं है, कटेंगे भी नहीं। ठीक है, चलिए अब। अच्छा चलिए, अब उसने एक कंपाउंड दिया हुआ है बाय पैराडाइन। ठीक है, इज अ बाइडेंटेट लिगैंड। उसने कहा व्हाट इज मेंट बाय बाइडेंटेट लिगैंड, और नजर ही आ रहा है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट्स क्या होते हैं, क्या बताया था मैंने? नहीं, हाँ, दो लोन पेयर तो उसमें और भी हो सकते हैं। हाँ, दो बॉन्ड्स बनाता है। लोन पेयर तो हो सकता है उसके अंदर 15 हो। ठीक है, वो दैट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि species which use two lone pair of electrons to form data bonds with central metal atom or ion। ठीक है, स्पीशीज लिख लें, पार्टिकल लिख लें, पार्टिकल स्पीशीज। ये मत लिखना दो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर तो इसमें बहुत सारे होते हैं। दो डेटा बॉन्ड्स बनाता है। अच्छा, चलिए एक बार, शुक्रिया। अच्छा चलिए, नाउ अब देखो इसको कैसे बनाना है। तो ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स एफ ई बी वाई, और कितना है ये, बी वाई बी वाई 3 है ना, 3 exists as two stereoisomers। Complete the three-dimensional diagram to show the two stereoisomers and state the type of isomer। बेटा मैंने क्या बताया था, जब तीन बाइडेंटेट्स हों तो ये बनाता है सिस ट्रांस। तीन बाइडेंटेट्स जब होते हैं, जब भी होते हैं, तो ये सिस ट्रांस बनाता है। देखो उसको ड्रॉ उसने खुद ही कह दिया है, यूज एन 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 टू रिप्रेजेंट दिस। अच्छा, इसका सिस कैसे बनेगा? इसका सिस बनेगा, 2 मिनट बाद। अच्छा, एक सेकेंड, तीन बाइडेंटेट है ना, तो इसमें बनेगा ऑप्टिकल। एक सेकेंड, ऑप्टिकल बनेगा बेटा इसमें। तीन बाइडेंटेट्स में ऑप्टिकल बनेगा। अगर दो बाइडेंटेट्स होते, दो मोनोडेंटेट्स होते, तो फिर सिस्ट्रांस और ऑप्टिकल दोनों बनते हैं। जिसमें तीन बाइडेंटेट्स होंगे इसमें सिर्फ ऑप्टिकल बनेगा। ये एक, और एक इसका मिरर इमेज। एक इसका मिरर इमेज।
देखो इस चीज को ना एक दफा नोट्स में जाके रिवाइज कर लेना किसका क्या बनता है। जब 3 बाइडेंटेट्स होते हैं तो ऑप्टिकल बनता है, जब 2 बाइडेंटेट और 2 मोनोडेंटेट होते हैं तो सिस बनता है, ऑप्टिकल ऑफ सिस बनता है और ट्रांस बनता है। ठीक है, समझ में आ गया ये? चलो भाई अब देखो इस सवाल को। Standard electrode potentials can be used to compare the stability of different complex ions from a given transition element. ठीक है, इसमें इन्होंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज किया है। आप लोगों को फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये याद है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी, जितनी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना रिडक्शन फेवरेबल होगा, और रिडक्शन फेवरेबल का मतलब है कि प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, और जितनी वैल्यू छोटी होगी इसका मतलब यह है कि वो लेस फेवरेबल होगा। ठीक है, तो इसमें जिसकी ई नॉट सबसे बड़ा है इसका मतलब है उसका जो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल रिएक्ट यानी रिलेटिव टू अदर्स। अच्छा अब देखिए, use relevant data to state which RN3 complex is hardest to reduce. Hardest to reduce कौन सा, और वो कौन सा है? हाँ हाँ, सबसे कम वैल्यू उसकी थोड़ी है। जिसकी से छोटा और सबसे मुश्किल से होता है तो FeCN6 सबसे FeCN6 चल रहा है जी। हाँ अच्छा, अभी उसमें और दूसरा उसने पूछा हुआ है कि एक्सप्लेनेशन, तो आप एक्सप्लेनेशन इसकी क्या देंगे? लोएस्ट ई नॉट इज लीस्ट लाइकली, सो लोएस्ट ई नॉट सो लीस्ट लाइकली टू रिड्यूस। ठीक है, जिसका लोएस्ट ई नॉट है तो लीस्ट लाइकली टू रिड्यूस, सिंपल ई नॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब barium hydroxide is soluble in aqueous solution containing excess hydroxide ions and forms complexes BeOH42 minus. The complex sign has a similar shape to CuCl4. So यार ये वही करता है ना, कॉपर से या कोबाल्ट से कंपेयर करके आपसे पूछ लेगा। So define the term complex sign, और फिर अगले वाले में कहा है draw 3-dimensional diagram to show the structure of BeOH4, name the shape. सर तो टेट्राहेड्रल बनेगा ना, क्योंकि CuCl4 का टेट्राहेड्रल होता है, और उसका शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल बनाना आपको आना चाहिए, सिंपल एज दैट। ये तो दोनों हमें पता है। ठीक है, so ion formed when one or more ligands form data bonds with centered metal atom or ion, ये complex की definition है। और shape, ये बिल्कुल shape आपने CuCl4 को देख के बनाया। ठीक है, समझ में आ गया ये? Yes, sir. Why transition elements can form complex ions? सर इनके d ऑर्बिटल के अंदर वेकेंट स्पेस होती है, मैंने आपको बताया था इसका आंसर। ये आंसर्स याद कर लीजिए। empty d orbitals can accommodate lone pair electrons of ligands। बल्कि empty orbitals कहना चाहिए, d के अलावा और भी होते हैं, बट सारे d तो इसके अंदर empty होता ही है ना। ठीक है, इसके अंदर देखो इन्होंने आंसर के अंदर d स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, इसे ऑर्बिटल्स भी अलाउ किया हुआ है।
अच्छा और अलाउ किया भाई, बस ठीक है, ठीक है जी। चलिए, कंप्लीट टेबल 2.1 टू शो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच मेटल आयन शेप्स। सर क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? हाँ, कितने इसमें कितने वो है? एक बाइडेंटेट है और दो मोनोडेंटेट है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये बाइडेंटेट है, क्योंकि याद है ना आपको, ये बाइडेंटेट दोनों तरफ NH2 NH2, तो एक बाइडेंटेट ने दो बॉन्ड बना लिया और दूसरे दो मोनोडेंटेट हैं तो उन्होंने भी एक एक बॉन्ड बना लिया, तो टोटल बॉन्ड हो गया 4। अब 4 का शेप तो उसने आपको बता दिया, स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। अच्छा भाई, अब वो ये पूछ रहा है कि ये पोलर या नॉन पोलर। ये पोलर है या ये नॉन पोलर? देखो उसने कहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द शेप्स एंड ओवरऑल पोलैरिटीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिस्टेड। जी, पोलर हो सकता है ना ये, क्योंकि इसके अंदर देखें 4, और अगर मैं इनको यूं बना दूं तो ये पोलर। देखिए आप कहेंगे सर लेकिन एक नॉन पोलर भी तो हो सकता है। सर लेकिन पोलर भी तो हो सकता है ना, कुछ तो होते हैं वो पोलर हो ही नहीं सकते, ठीक है, वो तो हमेशा नॉन पोलर ही होते हैं। लेकिन ये पोलर, इसका जो कौन सा वाला पोलर होगा, इसका सिस वाला है ट्रांस वाला? इसका सिस पोलर होगा। ट्रांस में तो पोलैरिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, बट सिस पोलर हो सकता है ना, तो पोलर तो हो सकता है ना ये, तो इसीलिए हम लिखेंगे पोलर। दूसरा वाला तो पोलर हो ही नहीं सकता। सेकंड वाला क्यों नहीं हो सकता पोलर? क्योंकि ये लिनियर है ना, तो लिनियर के अंदर आपको पता है इन्होंने लगना ही ऑपोजिट है, ठीक है। उसका शेप मैंने बोल ही दिया, लिनियर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 2। चलो लास्ट वाला तुम लोग जवाब दो। ये क्या है? ये है सर, ये 3 बाइडेंटेट्स हैं, ये बाइडेंटेट है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है। ये बाइडेंटेट है क्योंकि ये C2O4 क्या है? ये 2 CO माइनस है, याद है ये है C2O4, रिमेंबर। तो इसका ये एक लोन पेयर ये वाला और इसका ये लोन पेयर ये वाला जाके डेटे बॉन्ड बनाता है, ट्रांजिशन ये जाके डेटे बॉन्ड बनाता है Fe से, समझ रहे हो? तो ये दो Fe से जो है ना, ये इस तरह के 3 और हैं टोटल, तो ऑक्टाहेड्रल हो गया ना शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप है क्योंकि ज़रा टोटल कितने होंगे? 6। अच्छा उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है ना 6, कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 लिख के भी दिया हुआ है। और पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? ये होता ही नॉन पोलर ऑक्टाहेड्रल शेप, क्योंकि इसमें पोलैरिटी ने कैंसिल होना ही होना होगा जब सेम बाइडेंटेट्स होते हैं। ठीक है, सामने आ रहा है? अच्छा जी, डिफाइन स्टेबिलिटी कांस्टेंट, देखो इसकी डेफिनेशन याद कर लो। ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, नहीं बताई थी, बल्कि ये लिखें, ये बेटर है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स आयन, ये आप, अच्छा लेकिन ये आप एडमिन को बता के जाएं। Equilibrium constant for formation of product complex ion from its constituent ions, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन आप याद कर लें बस। चलो अब तो मैं दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस गिवन है, उनका केस स्टेप्स गिवन है। उसने कहा भाई एक्सप्रेशन लिखो फॉर केस स्टेप फॉर इक्विलिब्रियम नंबर 1। तो कैसे लिखते थे केस एक्सप्रेशन फॉर केस स्टेप? प्रोडक्ट, लेकिन मैंने आपसे कहा था वाटर शामिल नहीं करते, और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ कॉम्प्लेक्स आर रिमूव, ठीक है। सो
प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉम्प्लेक्स. You don't need to include water in that expression. ठीक है. Raised to the power of the coefficients in the balance equation. इसका यूनिट क्या होगा? सर इसके अंदर मोल पर डीएम कैंसिल हो जाएगा ना, तो नीचे आएगा मोल माइनस 3 DM9. निकाल के देख लें जिनको समझ नहीं आ रहा, मैं निकाल के दिखा देता हूँ. ठीक है. चले आगे बढ़ते हैं हम. ठीक है आगे चले. चलो अब वो कह रहा है डिड्यूस व्हाट K star values indicate about the position of the equilibrium for equilibrium number 1 and 2. Use K star values to deduce which complex is more stable. तो देखें मैंने आपसे कहा था कि जितना K star की वैल्यू बड़ी होगी उतना उसका जो इक्विलिब्रियम है वो राइट में शिफ्ट होगा और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है. तो दोनों में से लार्जर वैल्यू किसकी है? इक्विलिब्रियम 1 की बहुत बड़ी वैल्यू है ना. सो इसका आंसर देखो आप कैसे करेंगे. सिंपल आप कहेंगे कि दोनों का इक्विलिब्रियम राइट पे लाया करेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. वैल्यू तो दोनों की ग्रेटर देन 1 है ना, लेकिन जिसकी बड़ी वैल्यू है उसका प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा. ज्यादा मैंने कहा था अगर ग्रेटर देन 1 हो तो वो राइट पे लाया करता है, अगर लेस देन 1 हो तो लेफ्ट पे लाया करता है. इक्वल टू 1 हो तो इक्विलिब्रियम जो है ना वो इक्वल होता है दोनों साइड, लेकिन जिसकी वैल्यू बड़ी है उसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा. जी देख लिखिए. ठीक है सामने आ गई है. तो वापस से ये इक्विलिब्रियम्स ये बात सामने आ गई. देखो दोनों में ही मैंने क्यों लिखा है, ये दोनों क्यों लाया करते हैं राइट पे, क्योंकि दोनों की वैल्यू अच्छी खासी बड़ी है और एनीथिंग ग्रेटर देन 1 का मतलब इक्विलिब्रियम राइट पे लाया करता है. लेकिन जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा. चलो ये हो गया. अच्छा एक सवाल जो मैं आपसे कह रहा था, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, वो करा दूं फिर लेते हैं ब्रेक जरा. दिस वन. ठीक है लेट्स डू दिस वन. दिस इज मार्च 16 जून 16 सॉरी मार्च कर रहा हूँ, जून 16 पेपर 42 क्वेश्चन 5. जून 16 पेपर 42 क्वेश्चन 5 नहीं. अच्छा चलो नाउ आप जरा सवाल रीड करें और ठीक से इसका अगला वाला ये पार्ट आसान है, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जालिम पार्ट है. Cadmium ions form complexes with primary amines and with 1,2 diaminoethane. ठीक है जी. कैडमियम के प्राइमरी अमाइन के साथ और एक 1,2 diaminoethane के साथ भी. Write an expression for the stability constant for equilibrium number 1. I'm pretty sure आप ये कर लेंगे. कीजिए लगे ये वाला बात तो आसान है इसका. तो क्या लिखेंगे जी? प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स. तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट आप कॉम्प्लेक्स हटा देते हैं, मैंने आपको पहले बताया था. इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? कंसर्वेशन. ठीक है. इसका यूनिट हो जाएगा मोल -4 pm. Now guys, I want you
to take some time and try this question because this is something which जो आपको दिमाग जरा चलाता है आपका, ठीक है? This part है तो 2 नंबर का, but I have not seen many answering this question correctly. But take 2 minutes, 2-3 minutes, try to solve this question. पहले पढ़ लेते हैं. Cadmium ions are poisonous and need to be removed from some water supplies. This is often done by adding complexing agent. ठीक है? In a sample of ground water, the concentration of cadmium is 1.0 into 10 power minus 4. Calculate the concentration of CH3NH NH2 aqueous needed to reduce the concentration of cadmium in dilute solution by a factor of 1000. Actually, जरा let's आप पहले खुद रीड कर लेंगे दफा. पढ़ लिया? I'll take you back to the previous slide, previous part. इधर क्या हो रहा था? तुम जब कैडमियम में ये डालोगे, ये इक्वेशन अपने पास लिख लो जरा ऊपर वाली. तुम जब कैडमियम में ये डालोगे तो इस तरह ये कैडमियम आयन से रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा ना. तो इस तरह से एक तरह से कैडमियम आयन निकल जाएंगे ना. अच्छा, इसका रेशियो 1:4 का है, ध्यान में रखना. और इसकी केस साहब की वैल्यू भी 3 into 10 power 6. अच्छा, खैर केस साहब की वैल्यू तो सच शायद हो सकता है, मैं बता नहीं रहा, चले हो सकता है यूज करनी हो सकता है ना करनी हो, या आप लेकिन अपने पास ये इक्वेशन और केस साहब जरा भी लिख के रख ले, क्योंकि आपको मैं टाइम दे रहा हूँ जरा 2 मिनट सॉल्व करने का इसको. लिख लिया वाली इक्वेशन? केस साहब भी लिख लिया? मैंने कहा ना, यू मे और यू मे नॉट हैव टू यूज, मुझे नहीं, मैं बता नहीं रहा. तो चलिए अब जरा आई एम गिविंग यू अ कपल ऑफ मिनट्स टू सॉल्व दिस. अच्छा, रिकॉर्डिंग मैं पॉज कर रहा हूँ, तो जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो पॉज करके 2 मिनट जरा देखें. चलो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके अंदर कैसे होगा. मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है? इसको स्टेप बाय स्टेप समझना. उसने कहा हुआ है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस नीडेड टू रिड्यूस द कैडमियम की कंसंट्रेशन बाय फैक्टर ऑफ 1000. ठीक है, अब जरा देखो, मैं इसको तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या हो रहा है. सबसे पहले तो इसकी वो इक्वेशन जो पीछे वाली इक्वेशन थी, ये मैंने वो लिख ली इक्वेशन. ये वाली इक्वेशन आपको समझ में आ रही है? ये कहाँ से मैंने पीछे से छाप ली है. इसमें रेशो क्या है कैडमियम का और इसका CH3NH2 का 1:4 का रेशो है. ठीक है. अच्छा, अब क्या कंसंट्रेशन गिवन है कैडमियम आयंस की? क्या कंसंट्रेशन है कैडमियम आयंस की बताइए. तो इनिशियल कंसंट्रेशन समझ में आ रहा है कैडमियम आयंस की कितनी है? 1 into 10 power minus 4. समझ में आ रहा है? अब सर उसने क्या लिखा हुआ है कि इसको कितने रिड्यूस करना है? 1000 टाइम्स. तो 1000 का मतलब है कि जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, जो भी. चलो छोड़ दो. हाँ ले लो. तो फाइनल जो कंसंट्रेशन होगी वो आप डिवाइड बाय 1000 कर दें. इनिशियल को 1000 टाइम लेसर होगी, तो वही बात की मैंने 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो फाइनल कंसंट्रेशन समझ में आया? मैंने कैसे निकाली है? 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सर जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो दोनों का डिफरेंस होगा. तो इनिशियल में से मैंने फाइनल माइनस कर दिया, तो मुझे चेंज निकल कर आ गया. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? सर अब मुझे बात बताइए कि आपके ख्याल में ये CH3NH2 कितना रिएक्ट करेगा? ये इतना ही रिएक्ट करेगा ना जितना कैडमियम के अंदर चेंज आया है.
क्यों? क्योंकि वो जितना भाई उतना ही रिएक्ट कर रहा है ना जितना उसके कंसंट्रेशन को वो चेंज करवा रहा है। तो अगर इसके अंदर चेंज आया है 9.99 into 10 पावर -5 का, तो इसका मतलब ये है कि वो जो ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये भी इतना ही होगा ना, 1:1 का रेशो है, क्योंकि जितना कैडमियम, देखो कितना कैडमियम में चेंज आया है, मतलब इतना कैडमियम रिएक्ट हुआ है। तो 1:1 का रेशो है ना इन दोनों का, 1:1 का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशो 1:1 का है। तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट है वो भी इतना प्रोड्यूस हुआ है, इक्विलिब्रियम पे इतना है वो। समझ में आ गया? तो ये जो चेंज है कैडमियम की कंसंट्रेशन में, इसको आसान लफ्जों में समझो कि इतना कैडमियम के आयंस रिएक्ट किए। तो जितने कैडमियम के आयंस रिएक्ट किए 1:1 के रेशो से, जो प्रोडक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे वो इतना होगा। सही है? सो एट इक्विलिब्रियम मेरा प्रोडक्ट इतना है। अब केस टैब का एक्सप्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सर ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, 9.99 इंटू 10 पावर -5, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन, सर वो इसी कैडमियम की वो ये है, फाइनल कंसंट्रेशन 1.0 इंटू 10 पावर -7। ये फाइनल है ना, इसकी फाइनल का मतलब इक्विलिब्रियम। तो आप निकाल लेंगे कि उसकी CH3NH2 की कितनी चाहिए होगी, वही तो चाहिए हमें। समझ में आई बात? देखिए नहीं आई तो मैं आपको एक दफा फिर समझा देता हूँ। देखो मैं समझ, केस स्टैप का एक्सप्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसके अंदर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? CD CH3NH2, NH3 होगा यार, 2 कैसे होगा? अच्छा अच्छा वो है, वो ठीक है 4 टाइम्स। और पावर क्या है? नहीं है, अपॉन कैडमियम की कंसंट्रेशन। सर ये 8 इक्विलिब्रियम निकालते हैं ना, ये 8 इक्विलिब्रियम। सो कैडमियम की कंसंट्रेशन इनटू CH3NH2। सर यही निकालनी है ना मुझे, दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड, ये निकालना है ना। हाँ, टू द पावर 4 ये मुझे निकालना है। तो हमने ये पता लगा लिया कि इक्विलिब्रियम पे ये है 9.99 इंटू 10 पावर कितना था, -5। और हमने ये निकाल लिया था कि कैडमियम की फाइनल कंसंट्रेशन क्या थी। फाइनल कंसंट्रेशन हमने कहा था ना 1 इंटू 10 पावर -7 बस। और केस स्टैप भी हमें पता है, केस स्टैप कितना था, 6। तो अगर बेटा ये सब कुछ पुट करके तुम इसको निकाल सकते हो, बस एक या नोन रह गया ना, बस ये किया है मैंने, निकाल लिया ना। उसने कहा है कितनी चाहिए आपको कि आप उसको चेंज कर दें बाय 1000। आया समझ में ये? ठीक है, चलो अब ये हो गया, ये सवाल है। समझ में आ गया सबको? ये क्लियर है क्वेश्चन? ये पूरा क्वेश्चन कर लें फिर लेते हैं break। देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो इसमें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये ना, मैंने इसको जरा, एक बच्चे ने मुझे पूछा था सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने इसको बिल्कुल लिख के कर दिया है। ठीक है, ये एएस में तुम्हें याद है तुम क्या करते थे? ये तो ये किसी तो कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैंने इसको ना पूरा लिख के दिखा दिया कि देखो ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है।
और हमारे पास जो इक्विलिब्रियम अमाउंट है इसका वो 1.0 × 10⁻⁷ है। तो ज़रा रिएक्ट कितना कर गया, अमाउंट रिएक्ट कितना कर गया, फिर वहां से उसका अमाउंट प्रोड्यूस कितना आ गया। तो ये मैंने पूरा इसी को टेबल की फॉर्म में भी सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो इसका हो गया। ठीक है, चलिए अभी जो आपको फिर स्कूल वाले यू गाइस कैन लीव नाउ। ठीक है, तो फिर आई डू मोर क्वेश्चन विद यू।